Dear students, today we are going to discuss dual nature of matter and de Broglie waves. In earlier class, we have studied about dual nature of radiation, means dual nature of wave. It is well known fact to you all that some phenomena of light like interference, diffraction and polarization, these are the phenomena which are defined by considering light as wave. Whereas there are some phenomena like photoelectric effect and Compton effect which are explained by considering light as particle. It means that, and all these phenomena are shown by light, all these phenomena are shown by radiation. It means that we can say radiation shows dual character. Radiation shows dual character, wave character as well as particle character. Right? Radiation shows dual character, wave character as well as particle character. तो अगर क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अगर रेडिएशन विच इज वेव दैट इज शोइंग वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर, मीन्स रेडिएशन विच इज वेव दैट पोजेज मास आल्सो, देन ऑन द सिमिलर बेसिस कैन अ पार्टिकल पोजेज वेव कैरेक्टर. अगर एक वेव जो है पार्टिकल कैरेक्टर शो कर रहा है, पोजेस कर रहा है, तो क्या एक पार्टिकल वेव कैरेक्टर को शो कर सकता है, पोजेस कर सकता है? देन आंसर जो है, इसका आंसर लेकर के एक फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली है, वो आए और उन्होंने बोल्डली कहा जो है कि इन द सिमिलर मैनर अ मूविंग मैटर, अ मैटर मीन्स मैटर विच इज मूविंग इन नेचर और विच इज मूवेबल, मैटर अगर मूव करेगा देन दैट विल शो ड्यूअल कैरेक्टर. एक मैटर है, वो मैटर है मीन्स दैट इज पोजेसिंग मास मीन्स दैट इज शोइंग पार्टिकल कैरेक्टर, राइट. लेकिन व्हेन दैट वेरी मैटर विल बी इन मोशन देन दैट विल शो वेव कैरेक्टर आल्सो, एंड वी यूज टू से मूविंग मास shows dual character, particle character as well as wave character. क्वेश्चन इज दिस कि किस बेस पर इन्होंने कहा, क्या इन्होंने लॉजिक दिया? तो इन्होंने यह लॉजिक दिया लॉजिक इनका यह था, हमने एक पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन. Einstein's mass energy relation, according to this very formula, we used to say E equal to m into c square, right? According to this very formula, we used to say mass and energy are interconvertible. ये एनर्जी जो है और मास है दोनों इंटरकन्वर्टेबल है. इट मीन दैट इफ यू हैव एनर्जी, तो अगर कुछ सम अमाउंट, इफ यू हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसका इक्विवेलेंट मास हम बता सकते हैं. और इफ यू हैव मास, देन उस मास जो है कितना इक्विवेलेंट एनर्जी पोजेस कर रहा है वो भी बताया जाता है. इट मीन दैट वी यूज टू से मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, राइट. मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल. तो कितना मास है तो कितना एनर्जी होगा, कितना एनर्जी है तो उसका इक्विवेलेंट कितना मास होगा. वह फॉर्मूला जो है मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन है. दैट्स वाई दैट वेरी रिलेशन इज नोन एज mass energy relation, and this very law is given by Mr. Einstein. That's why law is known as Einstein's mass energy relation. Here both mass and energy are equivalent. That's why this very formula is also known as mass energy equivalence or Einstein's mass energy equivalence, right? Means E equal to m into c square, right? It means that we can say mass and energy are interconvertible, right? अब जो इनका जो है डी ब्रॉगली साहब का लॉजिक था वो सुनिएगा जरा ध्यान से.
It is well known fact to you all that if you have a radiation of frequency nu or wavelength lambda, then energy possessed by the radiation equal to h nu, which is equal to hc by lambda. If you have a radiation, means if you have a wave of wavelength lambda, then then energy possessed by that very wave will be equal to hc by लैम्डा. अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो उसका इक्विवेलेंट अगर फ्रीक्वेंसी जो है न्यू है तो एनर्जी होगा E इक्वल टू एच न्यू. इट मीन दैट अ रेडिएशन विच इज वेव दैट पोजेस एनर्जी, राइट. और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हमने यह पढ़ा है कि वही रेडिएशन इज वही वेव दैट शोज पार्टिकल कैरेक्टर आल्सो हैविंग सम मास दैट शोज मैटर कैरेक्टर आल्सो, राइट. तो उन्होंने यह कहा अगर जो है एक रेडिएशन है जो वेव है दैट इज शोइंग वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर. तो अगर एक रेडिएशन जो है वेव के साथ पार्टिकल कैरेक्टर मैटर कैरेक्टर शो कर सकता है, तो मैटर जो है मैटर के साथ साथ पार्टिकल के साथ साथ वेव कैरेक्टर क्यों नहीं शो कर सकता, क्यों नहीं शो कर सकता. इफ़ यू हैव रेडिएशन हैविंग एनर्जी E, तो अगर उसका इक्विवेलेंट मास m है मीन्स वह पार्टिकल शो कर रहा है. आप यहाँ यह समझिए कि अगर आपके पास एक वेव है रेडिएशन है उसके पास एनर्जी E है, उसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया m, मीन्स यह रेडिएशन यह वेव पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है. देन अगेन बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन व्हाई नॉट वी शुड से कि इफ़ वी हैव व्हाई नॉट वी शुड से कि particle will show as particle is possessing energy, then why not we should say it will possess wave character also. क्यों नहीं हम लोग कहेंगे. और दूसरा उन्होंने यह कहा, दूसरी बात उन्होंने यह कहा नेचर लव्स सिमेट्री. नेचर सिमेट्री को लव करता है, सिमेट्री से प्यार करता है. मीन्स जो है नेचर जो है सिमेट्री में विश्वास रखता है. तो अगर रेडिएशन को ड्यूअल कैरेक्टर है, एक रेडिएशन का अपना कैरेक्टर वेव कैरेक्टर और एक पार्टिकल कैरेक्टर, तो पार्टिकल जो है क्यों नहीं जो है वेव कैरेक्टर शो करेगा. पार्टिकल जो है मैटर जो है एक अपना पार्टिकल कैरेक्टर शो करेगा और रेडिएशन कैरेक्टर भी शो करेगा, क्योंकि अगर उस पार्टिकल को मास है देन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन दैट विल पोजेस एनर्जी आल्सो. सो particle will show wave nature also. It means that we can say particle also shows dual nature, right. And this very hypothesis was given by Mr. de Broglie. Then now question is this, if matter a moving matter will show wave character, then question is this, what will be wavelength associated with that very wave, right. The waves associated with material particle in motion are called matter waves or de Broglie waves. क्योंकि यह वेव मटेरियल पार्टिकल से के द्वारा पोजेस किया जा रहा है. मीन्स अगर मटेरियल पार्टिकल व्हेन अ मटेरियल पार्टिकल विल बी इन मोशन, व्हेन अ मटेरियल पार्टिकल विल बी इन मोशन, देन दैट विल शो वेव कैरेक्टर आल्सो. And this very wave is possessed by matter. Particle means matter. That's why wave is also known as matter wave, right. And knowledge about this very wave is given by Mr. de Broglie. That's why material waves, matter waves, particle waves are also known as de Broglie waves. और उसका वेवलेंथ को हम लोग कहते हैं de Broglie wavelength, right. It means that we can say moving matter shows dual character, particle character as well as wave character. और इसके लिए उन्होंने जो है एक इक्वेशन दिया, उसका कितना वेवलेंथ होगा अगर वह वेव शो करेगा जो है अगर वेव नेचर शो करेगा तो उसका क्या इक्वेशन होगा. इसके लिए डी ब्रॉगली साहब ने इक्वेशन दिया विच इज नोन एज डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, राइट. तो सबसे पहले उन्होंने जो फॉर्मूला डिफाइन किया है वह जो है डिफाइन किया रेडिएशन के लिए, वेव के लिए.
राइट, और उसी को अप्लाई कर दिया उन्होंने जो है मैटर वेव पर, राइट। देन कम ओवर द फॉर्मूला, कंसिडर यू हैव, लेट अस सपोज you have a photon having frequency nu, then what will be energy associated with it? Then we can say energy associated with with photon having frequency nu will be E equal to h nu, right? Then according to mass energy relation, mass energy equivalence relation, इस रिलेशन के अनुसार क्या होना चाहिए मेरा होता है E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो उसके पास एनर्जी ई है, और अगर एनर्जी ई है तो अगर उसका हम लोग पार्टिकल नेचर स्टडी करेंगे, फोटोन नेचर स्टडी करेंगे, तो उसका मास कितना होना चाहिए? देन दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू एम इंटू सी स्क्वायर, मीन्स एम विल बी मास। देन फ्रॉम दीज टू रिलेशन वी कैन राइट एच न्यू विल बी इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, एच न्यू विल बी इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। और अगर यह लिख देंगे तो यहाँ से हम लोग m का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Here we have h nu equal to m into c square, and we know that h nu equal to hc by lambda. So we can write hc by lambda will be equal to m into c square, right? Then what will be value of lambda? From here we can write lambda will be equal to h by m into c, where m is equivalent mass of the photon and c is velocity of photon. We know that if we have a wave, if we have a particle of mass m which is in motion with velocity v, then momentum possessed by the particle is equal to m into v. And here m is the mass of the photon, equivalent photon of frequency nu, and c is its velocity. So m into c will be equal to momentum of the photon. So we can write lambda equal to h by p. We can write lambda equal to h by p. Lambda equal to h by p. अब जरा ध्यान से देखेंगे, it means that here we have written lambda equal to h by p, which is equal to h by m into c. Now see here, this is the relation for radiation. Then see here lambda is showing wave nature of the radiation, and m is showing particle nature of radiation, right? तो उन्होंने यह कहा कि डी ब्रॉगली साहब ने यह कहा कि इफ रेडिएशन शोज ड्यूअल कैरेक्टर, wave character as well as particle character, then particle can show wave character. उन्होंने यह कहा when a particle of mass m will be in motion, c velocity will be in motion, then that very particle will possess wave character also. When a particle of mass m will be in motion, then that very particle will possess wave character also, right? And we used to write this formula is derived for radiation. यह formula उन्होंने derive किया radiation के लिए, लेकिन उन्होंने यह कहा this very formula will be equally true for particles like will be equally true for massive particles, means particles having mass like electrons, protons, neutrons, when these will be in motion, right? So we can say when a particle of mass m will be in motion with velocity v, then a wave will be associated with the particle whose wavelength will be lambda equal to h by p, which is equal to h by m into v. लैम्डा इक्वल टू वही जो पुराना रिलेशन उन्होंने रेडिएशन के लिए डिफाइन किया, उसी रिलेशन को उन्होंने जो है मैटर वेव के लिए अप्लाई किया, और उन्होंने यह लिखा लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी विच इज इक्वल टू एच बाय एम इंटू वी. इट मीन दैट if we have a particle
if we have a particle of mass m which is in motion with velocity v, then particle will show wave character also. Particle will show wave character also. Right? It means that we can say moving matter show wave character. And this very equation is known as de Broglie wave equation. Right? This very relation is known as de Broglie wave equation. From this very de Broglie wave equation, what are the different observations which we are getting? What are the different matters, which important points which we are getting? Number one is wavelength of a moving particle is inversely proportional to its momentum. Here we are getting lambda is equal to h by p. It means that we can write lambda is inversely proportional to momentum. And we used to write wavelength of the moving particle is inversely proportional to momentum. Right? Lambda is inversely proportional to p. Now we have also written lambda equal to h by p, which is equal to h by m into v. Right? Then question is this, हमने अभी यह कहा है कि a moving particle will show wave character. It means that अगर मोशन में नहीं होगा तो वेव कैरेक्टर नहीं शो करना चाहिए. पुट v इक्वल टू ज़ीरो. व्हेन v इक्वल टू ज़ीरो, जब v ज़ीरो हो जाएगा देन दिस क्वांटिटी विल बी ज़ीरो, देन दिस क्वांटिटी विल बी इनफाइनाइट. It means that wavelength will be infinite. We can't measure. It means that we can say waves are associated. We can say waves are associated with material particles only when they are in motion. जब मोशन में होगा तभी वह वेव कैरेक्टर शो करेगा. बिकॉज यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट, हम लोग मेजर नहीं कर सकते कितना क्या होगा, हम लोग बता ही नहीं सकते. इट मीन दैट वी कैन से दैट इज नॉट नोटिसिएबल. इट मीन दैट व्हेन पार्टिकल विल बी in rest, will not be in motion, then particle will not show wave character. Means in that very situation, de Broglie waves, matter waves will not be possessed by the particle. A charged body is not necessary for de Broglie waves. हमने यहाँ पर जो है चार्ज के बारे में कोई बात नहीं किया है, केवल हमने कहा कि when particle will be in motion, so we used to say de Broglie waves are. It means that here there is no role of charge, means electromagnetic से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है. That's why we used to say de Broglie waves are, means it is associated with matter. That's why this de Broglie waves are also known as matter waves. One more thing, very very important thing. Here we have written lambda equal to h by m into v. It means that we can write lambda is inversely proportional to m. We can write. It means that more mass, less wavelength, less mass, more wavelength. Right? We used to say when mass will be very very small, means when mass will be small, like mass of electrons, protons and neutron, then the wavelength which we get, that is noticeable. It means that we can say de Broglie waves are associated with the smaller particles like electrons, protons and neutrons. When particle will be heavy one, जब पार्टिकल मेरा बहुत ही हैवी होगा, मीन्स व्हेन m विल बी वेरी वेरी लार्ज, जब m मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, व्हेन आवर m विल बी वेरी वेरी लार्ज, देन लैम्डा विल बी अगेन वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो जाएगा. राइट? बहुत छोटा हो जाएगा, विच कांट बी मेजर्ड. एंड दैट्स वाई वी यूज टू से कि व्हेन लैम्डा विल बी लार्ज, मीन्स व्हेन पार्टिकल विल बी big, then that will not show wave
character, and we used to write macroscopic, not microscopic. Microscopic में आएंगे छोटे छोटे particle like electrons, proton, neutrons, which will show wave character. But when particle will be big, macroscopic objects in daily life, they do not show wave character. या wave character को show नहीं करता है, right? नाउ कम ओवर, अभी आपने यह कहा डिफरेंट स्मॉलर पार्टिकल्स, लाइट वेट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल शो वेव कैरेक्टर, मीन्स विल शो व्हेन दे विल बी इन मोशन, देन दे विल शो particle nature as well as wave nature. If it means that these electrons, when these will be in motion, then these will show wave character also. Then question is this: what will be wavelength associated with a moving electron? Right? बस यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी विच इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू वी. एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज नोन टू यू. एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज आल्सो नोन टू यू. अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का पता हो देन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा. राइट? इस फॉर्मूला में हमको एच पता है, एम पता है, वेलोसिटी पता हो तो उससे कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा वी कैन टेल. राइट? अब चलिए हम लोग ले रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा फॉर्मूला जो है. लेट अस सपोज वी हैव टेकन एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m एंड चार्ज e. पता है मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg and charge over the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Right? Let us suppose this very electron is allowed to move between 2 points having potential difference V. मान लीजिए 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है. राइट? वी नो दैट protons move from higher potential to lower potential and electrons move from lower potential to higher potential. Then let us suppose here we have low potential and here we have high potential. तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो मूव करेगा, और मूव करते जाएगा तो यह वेलोसिटी गेन करेगा. लेट अस सपोज हियर वेलोसिटी वाज 0 बट हियर यहाँ पहुँचते इसने v वेलोसिटी गेन कर लिया. What does it mean? What we should say? कि when an electron will be accelerated with a potential difference v, then its velocity will become very very high. And let us suppose it has gained velocity v. Right? It has acquired velocity v from 0. Right? तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन ने v वेलोसिटी गेन कर लिया है तो उसके पास कितनी एनर्जी हो गई है. देन वी कैन से काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. राइट? ई विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. हमको यहाँ p चाहिए, मोमेंटम चाहिए. अब हम लोग मोमेंटम के फॉर्म में इस फॉर्मूला को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं. वी हैव रिटर्न ई इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर एंड वी नो दैट P इक्वल टू एम इंटू वी. राइट? तो P इक्वल टू एम इंटू वी, एक बार ऊपर में m इंटू कर दो, एक बार नीचे में m इंटू कर दो. देन m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू e. राइट? इट विल बिकम p स्क्वायर बाय 2m विच इज दिस p स्क्वायर बाय 2m. इट मीन दैट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. राइट? और इलेक्ट्रॉन जब जो है v पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुआ है तो माना जाएगा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर वर्क कितना किया जिसके चलते वो एनर्जी गेन किया है. देन दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू वी. हम लोग ये पढ़े हुए हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है तो वह जो एनर्जी गेन करता है दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर वर्क किया ये, और वही वर्क डन एपियर हो रहा है इस फॉर्म में. राइट? देन वी कैन राइट E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. वी कैन राइट
E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m विच इज इक्वल टू E इंटू वी, क्योंकि यही जो है वेलोसिटी, इसी पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, तो वर्क इतना किया है और इसी वर्क के चलते उसका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी गेन किया है. इट मीन दैट वी कैन राइट E विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर by 2m which is equal to E into V, right? Then we can write from here, we can write P will be equal to, here you have written E equal to P square by 2m. Then P square will be equal to 2me. So P will be equal to a square root of 2me, a square root of 2me. And in term of E and V, we can write here you have P square by 2m equal to E into V. So P square will be equal to 2meV. So P will be a square root of 2meV, right? Which is a square root of 2meV, राइट. और जब मोमेंटम मिल गया है तो फिर इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, लेमडा मिल जाएगा, राइट. एंड देन वी कैन राइट, सो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई पी का वैल्यू आपका इतना आया है, देन इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me. और अगर ये वाला लिखेंगे देन इट विल बी इक्वल टू एच इक्वल टू 2meV. फ्रॉम हेयर वी कैन से, नाउ सी हेयर आपने लिखा है लेमडा इक्वल टू एच बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2meV. अगर कोई इलेक्ट्रॉन V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है तो वह वेव कैरेक्टर जो शो करेगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, देन दैट विल बी इक्वल टू दिस. लैम्डा इज नोन टू यू, प्लेंस कांस्टेंट 2 इज नोन टू यू, मास is the mass of the electron, E is the charge over the electron, and V is potential difference between the 2 points, right? तो केवल यह जो पोटेंशियल, इट मीन दैट कांस्टेंट, इट मीन दैट वी कैन से, अगर सबका वैल्यू भर दें हम लोग, देन आवर फॉर्मूला विल बिकम, मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एच का वैल्यू, एम का वैल्यू, ई का वैल्यू फिल कर देंगे, देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम लेमडा इक्वल टू 12.3 by a square root of V, where V is potential difference. It means that when an electron will be accelerated with potential difference V, or when an electron will be accelerated between 2 points with potential difference V, then it will show wave character and wavelength of the associated wavelength of the associated wave with the electron will be equal to 12.3 by a square root of V, this much meter, right? So we can say an electron will be accelerated through a potential difference of V. Wavelength associated with a moving electron will be equal to 12.3 by a square root of V, right? Okay, my dear.